हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम डिफेंस एकेडमी। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर प्रियंका चौधरी। आज हम 20 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं और ये सारे के सारे 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो एनडीए के हैं उसमें से उठाए गए हैं। तो इनको हम सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, प्लस इनको कैसे अप्रोच करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए आज का शुभारंभ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन अ परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमको पता ही नहीं है ड्राई आइस क्या होता है, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ड्राई आइस कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट सॉलिड स्टेट में। जब ये सॉलिड ठोस अवस्था में होती है तो हम उसको बोलते हैं ड्राई आइस। अब ये कह रहा है कि जो परफॉर्मिंग स्टेजेस आपने देखे होंगे, जो भी डांस या सिंगिंग जो बड़ा सा स्टेज होता है, वाइट कलर का धुआं धुआं सा स्टेज के ऊपर से निकलता है, तो वो क्या है? वो कुछ नहीं, वो CO2 ही है, बट गैस के फॉर्म में है। तो क्या हो रहा है, ड्राई आइस से गैस CO2 में मतलब कन्वर्ट हो रही है। तो सॉलिड से क्या हो रहा है, गैस में जा रहे हैं, और सॉलिड से जब हम गैस में जाते हैं तो हम उस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। दैट्स इट, इतना सिंपल सा था। इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड से गैस, कंडेंसेशन गैस से लिक्विड, और प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जब बन जाता है तो उसको पीपीटी या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो सिंपल CO2 ड्राई आइस से CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है और इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। नेक्स्ट, वेपर्स ऑफ सल्फर एस्केपिंग फ्रॉम अ वॉल्केनो ऑफन फॉर्म अ क्रस्ट ऑन द रॉक। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा है और है कुछ भी नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन है। फेज वाला जो चैप्टर है उससे ये आया है। वेपर यानी कि गैस, किसकी? सल्फर की, ठीक है। सल्फर की गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? इट फॉर्म अ क्रस्ट ऑन द रॉक्स। जो बड़े बड़े चट्टान वगैरह होते हैं, पत्थर होते हैं, उसके ऊपर इसने एक सॉलिड क्रस्ट बना दिया। तो अब सॉलिड किस में चेंज हो गया? सल्फर जो है वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड। तो बेसिकली गैस से सॉलिड में जब कोई चीज़ जाती है, जब अवस्था का परिवर्तन सॉलिड से गैस से सॉलिड में होता है, तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये फेस चेंज वाला जो अपना चैप्टर था उसमें से क्वेश्चन आया है। इतना घुमा के पूछा है कि ज्वालामुखी में से सल्फर की गैसेस निकली, अब वो क्रस्ट बन गया है, तो ये क्या एग्जाम्पल है? कुछ नहीं है, सल्फर गैस टू सल्फर सॉलिड। तो गैस टू सॉलिड जो होता है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। दैट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन। आगे, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पहले तो पता चलना चाहिए पेंटेन क्या है। पेंट 5C5H12, ये इसका फॉर्मूला है। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर वैरी करता है। तो ये कह रहा है कि पेंटेन के हम कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, है ना। तो देखिए, एक सिंपल सा तो है 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, ठीक है। ये पेंटेन है हमारा। पहला तो सिंपल सादा ये है। अब हम नेक्स्ट बना सकते हैं, ये जो एक कार्बन है इसको मैं यहाँ जोड़ दूँ, है ना। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन भी बराबर 12 होंगे। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बना रही हूँ, पर आप बना सकते हो। 1 2 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। तो हाइड्रोजन बराबर आपके पड़ जाएंगे 12। तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। दूसरा मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 कार्बन है और 12 ही हाइड्रोजन होंगे। तो पेंटेन C5 5 कार्बन और हाइड्रोजन 12 का हम इस तरीके से, इससे ज़्यादा तो ये नहीं बन सकते स्ट्रक्चर्स। पेंटेन के इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये 1, ये 2 और 3, यानी कि 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल पेंटेन के लिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स एंड आर कन्वर्टेड टू सॉलिड मार्जरीन बाय द यूज ऑफ। क्या क्वेश्चन है? इसको भी मैंने जनरली देखे, जो भी ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो डालते हैं, बहुत घुमा के या तो क्वेश्चन घुमा देंगे या तो आपके ऑप्शंस घुमा देंगे। मैंने दोनों ही इसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, पर कंसेप्ट वही रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिक्विड वेजिटेबल ऑयल यानी जो आपका तेल होता है ना, ऑयल, ये किस में होता है? लिक्विड में होता है। इसको हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड मार्जरीन, जिसको हम घी बोलते हैं, और सॉलिड है यानी कि ये। तो लिक्विड से हम सॉलिड में जा रहे हैं। जो ऑयल होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि इनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और जो घी सॉलिड होता है ये होते हैं सैचुरेटेड, यानी इनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसके अंदर इट इज़
ये जो कन्वर्ट हो रहा है इससे इसमें हम कौन सी गैस यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन गैस। बहुत सिंपल है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे H2, और अगर कैटलिस्ट पूछता तो निकल कैटलिस्ट काम आता। इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कुछ नहीं है, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स को जोड़ना है। तो क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, इसमें मैं हाइड्रोजन्स को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन्स का नंबर भी बढ़ जाएगा और डबल से सिंगल बॉन्ड में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑयल से हम घी में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट निकल होता है, डबल से सिंगल बॉन्ड में जाते हैं, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में, लिक्विड यानी कि लिक्विड अवस्था से ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था में जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी स्टिंग। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा सीधा है, ऑप्शंस बड़े ही ट्रिकी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। बी स्टिंग, जो भी मधुमक्खी का जो डंक होता है, उसमें जो एसिड होता है, उस एसिड को ही हमें बताना है उस एसिड का क्या नाम है। तो आप लोगों ने बुक्स वगैरह में खूब पढ़ा होगा, मधुमक्खी के स्टिंग में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, फॉर्मिक एसिड होता है ना, सबने लगभग पढ़ाई होगा अगर प्रिपरेशन की होगी। क्या ऑप्शन में कहीं पे भी फॉर्मिक एसिड है? कहीं पे भी फॉर्मिक एसिड नहीं देखा, तो अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये, ठीक है। एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक कार्बन है इसका मतलब मीथेनोइक एसिड, दो कार्बन होते तो एथेनोइक, तीन होते तो प्रोपेनोइक, इस तरीके से। तो एक कार्बन है यानी कि ये मीथेनोइक एसिड है। तो चाहे मैं फॉर्मिक एसिड बोलूँ चाहे मीथेनोइक एसिड बोलूँ, बात बराबर ही है, बस घुमा फिरा के उसका चेंज करने की उसको कोशिश की है, आपको ट्रिक करने की कोशिश की है। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जिसको हम मीथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। इसमें ऐसे ना देख के आपको फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, जैसे टार्टर, सिट्रिक, इथेनोइक, इन सब का फॉर्मूला भी डाल के आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा है। अब आपको पता है फॉर्मिक एसिड है, बट वो उसको बनाते कैसे, लिखते कैसे, वो नहीं पता, तो क्वेश्चन रह जाएगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम जाके थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टल? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऐड कर रखे हैं हमने कंपाउंड में। तो अगर आपको इन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोटेशियम पर मैंगनेट होता है KMnO4, ठीक है। ब्लू विट्रियोल, एक एक चीज बताती हूँ। विट्रियोल होता है सल्फेट, और ब्लू यानी कि ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है। तो ये कौन बनाता है? ये बनाता है कॉपर सल्फेट। लेकिन कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लास्ट है मोर सॉल्ट, जो कि होता है अमोनियम फोर फेरस अमोनियम सल्फेट। इसके 2, इसका 2 चार्ज है, इसका +1, 2 है इसलिए टोटल +4, इसका होता है -2, तो 2 है तो -4, बराबर एकदम सही। और इसके साथ होते हैं 6 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए क्वेश्चन ने पूछा है कि इनमें से किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट डज नॉट पोजेस नहीं है, तो वो है हमारा सिंपल पोटेशियम पर मैंगनेट। इसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता है। बाकी सब में देखिए इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें 6 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस अगर मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊं तो आपने वो पढ़ा होगा जिप्सम और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। इनके अंदर कितने कितने होते हैं? ये होते हैं कैल्शियम सल्फेट होते हैं, दोनों के दोनों कैल्शियम सल्फेट होते हैं, और दोनों में ही वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस थोड़ा सा रेशियो का फर्क है। POP में 2:1 होता है एंड जिप्सम में होता है 1:2, ये रेशियो है। तो ये तो ऑप्शंस है ही, इसके अलावा मैंने ये एक्स्ट्रा आपको बताया है यहाँ पे। इस तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है। अलॉय क्या होता है? मिश्र धातु, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को जब हम होमोजीनियसली मिक्स करते हैं तो हमको अलॉय मिलता है। तो ये एक अलॉय का नाम है ब्रॉन्ज। इसके अंदर कौन सा मेटल मिक्स किया है हमने? तो इसका आंसर है कॉपर एंड जिंक। एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ,
देखिए इसके नाम में Z और N है, इसको मैं अगर उल्टा पढ़ूँ तो Zn क्या होता है, जिंक आ गया। ब्रॉन्ज में O आ रहा है और कॉपर में भी O आता है, तो O कॉपर, तो इसलिए कॉपर एंड जिंक। छोटा सा ट्रिक है, हेल्प करे तो अच्छी बात है, तो इस तरह, क्योंकि हम पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ रट सके, तो थोड़ा बहुत ट्रिक से भी हम काम ले सकते हैं। Which one of the following reactions is an example of decomposition reaction? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है, बहुत सरल। decomposition reactions क्या होते हैं? decomposition का मतलब है कोई कॉम्प्लेक्स, एकदम कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस को हम तोड़ के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल में हमको जाना है, तो बेसिकली इसका आंसर तो है ये, मैं आपको चारों ही बताऊंगी। AgCl है, इसको मैंने तोड़ा तो मुझे मिला Ag और Cl2, है ना, सिल्वर और क्लोराइड मिल गया, सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने पे, तो इसी को ही बोलता है डिकम्पोजिशन। ये जो दो रिएक्शंस है ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर इसको Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है, इसमें से कॉपर में से O तो निकल रहा है लेकिन H2 के साथ चला जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ टूट नहीं रहा, कुछ नया सा बन भी रहा है ना। बेसिकली डिकम्पोजिशन होता है पूरे कंपाउंड को तोड़ना, अलग अलग कर देना, बट यहाँ पे ये मिलके कुछ अलग सा भी बना रहे हैं। फेरस और कॉपर, आयरन और कॉपर सल्फेट, तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, तो आयरन सल्फेट बन रहा है और बेचारा कॉपर साइड में हो गया, तो यहाँ पे भी कुछ भी वैसा प्रोसेस नहीं है। मीथेन और ऑक्सीजन ये तो अलग ही कंपाउंड्स बना रहे हैं, दोनों मिलके कुछ अलग ही बना रहे हैं, कुछ भी इसमें टूट वूट नहीं रहा है। एक कंपाउंड अच्छी तरीके से टूट के दो में अगर टूट जाता है तो उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसका आंसर है बी। और डिस्प्लेसमेंट मतलब उसकी जगह पे कोई और आ जाता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, है ना, हमें चारों पढ़ने पड़ेंगे ये चीज़ पता करने के लिए, तो कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 इसमें से गलत है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला ही ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब कि इट इज़ नॉट करेक्ट, यानी हमारा राइट आंसर तो ये है बट द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सही नहीं है। क्या बोल रहा है ये कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, ऐसा नहीं है। गुड कंडक्टर के लिए मैं बार बार बताती हूँ, इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती है, वो चारों तरफ से बॉन्ड बनाता है और कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर भी, ग्रेफाइट का, ठीक है, कार्बन का ही ये एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ये 3 तरफ से बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए ग्रेफाइट तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कार्बन के मैक्सिमम, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट नॉट ऑल, मोस्ट ज़्यादातर जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते, बैड होते हैं, और इसमें से ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कोवेलेंट, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी होते हैं वो कोवेलेंट सहसंयोजक बंध होते हैं उनमें। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही है ये बात भी। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, सही है। डायमंड के अलावा और क्या क्या एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन, चारकोल, कोल, कोक, ये सब क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। 3 है क्रिस्टलाइन और बाकी है सब एमॉर्फस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फर्टिलाइजर्स इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें गलत है। पहला देखते हैं, यूरिया इज अ फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, कह रहा है जो यूरिया है उसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। अब आपको यूरिया का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो फॉर्मूला होता है यूरिया ये, राइट। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें तो नाइट्रोजन है। जनरली फर्टिलाइजर्स में 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, PK, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं उर्वरक में। तो ये कह रहा है यूरिया में फॉस्फोरस होता है, नहीं, यूरिया तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर है, तो ये पहला ही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन में रॉन्ग ही पूछा है, यानी ये हमारा राइट आंसर है। बाकी देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू द सॉइल इंक्रीजेस, हाँ, फर्टिलाइजर अगर हम खाद जो होता है उसको डालेंगे उर्वरक को तो उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, सही बात है। यूरिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ अमोनिया, हाँ, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इट विल गिव अस यूरिया। NH2 है ये, सॉरी 3 नहीं, NH2।
अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे डालेंगे तो हमको यूरिया मिलेगा। इसका प्रिपरेशन है, सही आंसर है। यूरिया कंटेन्स मोर नाइट्रोजन दैन एनी अदर फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही बात है। जितने भी फर्टिलाइजर्स आप उठा दो, यूरिया के अंदर 47% नाइट्रोजन पाया जाता है, जो किसी में भी मतलब इसके आसपास भी कोई नहीं है, बहुत दूर है सब। तो यूरिया सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन प्रोविजन के मामले में। 47% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है, ठीक है। बाकी सब स्टेटमेंट सही है, ये एक ही गलत था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होता है ना, हमको चारों की जानकारी पता होनी चाहिए। अगर आपको एक सॉलिड पता है कि ये तो गलत है ही है तो टिक कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिगमेंट। पिगमेंट क्या होते हैं? जो कलर्स देते हैं, जो रंग देने के काम आते हैं। तो इसमें से जो ये ऊपर के तीन है, ये तीनों के तीनों हमको वाइट कलर देते हैं, इसलिए ये पिगमेंट है। जिंक ऑक्साइड भी वाइट देता है, चौक वाइट लेड, इसमें तो नाम में ही वाइट लिखा हुआ है, तो ये तीनों वाइट कलर देते हैं। सिलिका क्या होता है? SiO2। ये ग्लास का एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ग्लास का फॉर्मूला में SiO2 हमेशा रहता है, तो ये ग्लास बनाने के लिए SiO2 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पिगमेंट या कलर से कोई लेना देना नहीं है, तो नॉट अ पिगमेंट, सिलिका इज नॉट अ पिगमेंट, it is a constituent of glass. Next, which one of the following is the color of hydrogen gas? Generally क्या होता है ना, गैसेस का कोई कलर नहीं होता है। मैक्सिमम गैसेस का कोई कलर, टेस्ट, ऑर्डर कुछ नहीं होता है। हाइड्रोजन भी उन्हीं में से एक है। ये भी क्या है? कलरलेस गैस है। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? हाँ, कार्बन का एलोट्रॉप क्या होता है? जो केमिकली तो सेम है, मतलब है तो कार्बन, लेकिन फिजिकली उनके प्रॉपर्टी जो गुण हैं वो सब अलग अलग है। तो कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जो कि आइसोमॉर्फस है सिलिकन से? आइसोमॉर्फस क्या होता है? मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिलिकन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है, तो इसका आंसर है डायमंड। ये सारे एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, कोक, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल। तो क्योंकि इसने क्रिस्टलाइन की बात की है, तो अगर मैं ऑप्शंस काटना चाहूँ तो कोक और कोल ये तो एमॉर्फस हैं, अमॉर्फस एलोट्रॉप्स है कार्बन के। क्रिस्टलाइन में डायमंड, ग्रेफाइट आते हैं, ठीक है, और फुलरीन भी आता है, तो ये दोनों क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन। और इन दोनों में से भी सिलिकन जो है वो डायमंड के साथ ज़्यादा रिजेंबल करता है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक डायमंड या डायमंड क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन सिलिकन का, क्यूबिक डायमंड या डायमंड क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो डायमंड से मिलता जुलता है सिलिकन का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला क्वेश्चन। फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल? वैलेंस शेल मतलब जो सबसे लास्ट वाला जो शेल है, बाहरी शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमको बताना है। इसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, वो मैं आपको समझाऊंगी, उससे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है? हमको पता है शेल्स कितने होते हैं? 4, K, L, M, N। K में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमको फिल कितने करने हैं? 35। 2 फिल कर दिए, 8 फिल कर दिए, 18, इन सबको जोड़ेंगे, अपने पास आ गए 28। अपन ने 28 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, मेरे को 35 करना है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करना है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? N वाले शेल में जाएंगे, और 7 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं लास्ट वाले शेल में। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वही ये पूछ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 7। 35 की जगह सपोज करो ये 31 देता, तो यहाँ तक 28 इलेक्ट्रॉन्स है, 31 करने के लिए 29, 30, 31, 3 इलेक्ट्रॉन्स और अपन को इसमें डालने, तो हमारा राइट आंसर हो जाता 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हम इस आंसर को अप्रोच करते हैं और इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा तरीका है। और हाँ, जो ये 35 है, ये पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है? ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। और अगर ब्रोमीन का मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तीसरे नंबर पे, फ्लोरीन, क्लोरीन चौथे नंबर पे आ जाएगा 4s2 4p। हेलोजन फैमिली में लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो, वैलेंस शेल में 2 और 5 7,
आंसर भी क्या था 7. नेक्स्ट, which one of the following is the correct order of the valencies of the elements neon, silicon, nitrogen, magnesium. वैलेंसीज हमको बतानी है और कौन सा है इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इज द करेक्ट ऑर्डर. हाँ सब ठीक है, सबका 1 by 1 ले लेते हैं. नियॉन, ये हमें पता है नोबल गैस में आती है. नोबल गैस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी सब क्या होता है 0, क्योंकि ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. ना इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना ही नेगेटिव चार्ज आता है, तो 0 है. नेक्स्ट क्या है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम हमको पता है सेकंड ए वाले ग्रुप में ये आते हैं एस ब्लॉक में, और इनके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या है 2. नेक्स्ट क्या है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फैमिली में 15th नंबर वाला जो ग्रुप है हमारा, मतलब 15A वाला, उसके अंदर ये आता है. और इसके अंदर लास्ट P में कितने होते हैं 3, तो इसके अंदर वैलेंसी क्या हो जाती है 3 हो जाती है. लास्ट है सिलिकन ये हमारे कार्बन फैमिली का है, और कार्बन फैमिली में वैलेंसी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है 4. तो देखिए 0 2 3 4 इसी ऑर्डर में है. ए नियॉन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड सिलिकन, दैट्स इट. तो इस तरीके से हम लास्ट का वैलेंस शेल से ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं. द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40. ये आर्गन है, इसका मास का नंबर दे रखा है यानी कि ऊपर वाला, और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है. ठीक है आर्गन. तो कौन सा इसमें से करेक्ट है? जनरली ये सारा दिया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसी का खेल है. मैं आपको बताती हूँ, जब भी एटॉमिक नंबर की बात होती है तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमको एटॉमिक मास मिलता है. तो ये तो हो गया प्रोटॉन, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा. हमें क्वेश्चन पूछा है कि हमें क्या निकालना है इसमें से राइट आंसर. इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन की जगह ना न्यूट्रॉन है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको वापस सही भी नहीं किया. न्यूट्रॉन. तो द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करेंगे तो 40 जो इसका एटॉमिक मास नंबर है, मास जो 40 है इसकी बात हम कर रहे हैं. तो ये क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है. राइट आंसर इज डी. आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. इसकी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है. किसी भी कंपाउंड के अंदर जो 2 एलिमेंट्स है, अगर वो दोनों S ब्लॉक में आते हैं तो अगर वो दोनों P ब्लॉक में आते हैं तो वो क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है. तो चलिए चेक करते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम में तो S ब्लॉक का है, ये P ब्लॉक का है, तो ये कोवेलेंट नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड है. नेक्स्ट है सोडियम नाइट्राइड. सोडियम नाइट्राइड ये P का है लेकिन ये S का है, तो ये भी क्या है आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट नहीं है. सिलिकॉन कार्बाइड SiC ये भी P का है, ये भी P का है, यानी कि ये मेरा क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है. जिंक सल्फाइड ये D ब्लॉक का है, ये P का है, तो ये भी कोवेलेंट नहीं है, आयनिक बॉन्ड है. यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमको, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों एलिमेंट्स P ब्लॉक के ही होने चाहिए. सिंपल. आगे, Which one of the following is the correct molecular formula of the ammonium carbonate? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये. अमोनियम कार्बोनेट का हमको बताना है इसमें से राइट फॉर्मूला क्या है, और इसने सब कुछ भी दे दिया. अमोनिया की वैलेंसी भी दे दी और कार्बोनेट की भी दे दी. तो देखिए अमोनिया की दी है +1, कार्बोनेट की दे दी है -2, है ना. तो हमें पता है कि जब भी कंपाउंड बनता है तो दोनों की वैलेंसीज बैलेंस होनी चाहिए. अगर इसका 2 है तो इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा. तो 2 कैसे करूं, इसके नीचे 2 लिख दो, दैट्स इट. ये वाला आंसर, इसके नीचे 2 आ गया एंड कार्बोनेट. इसमें अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछता कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो हमें पता है कार्बोनेट 2 होता है, कैल्शियम में +2 होता है, तो +2 -2 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कोई 1 2 3 साइन नहीं लगेगा. सिंपल ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा. सोडियम कार्बोनेट पूछ लिया, तो ये सोडियम पे +1 होता है इसलिए हमको 2 लगाना पड़ेगा. तो इस तरीके से हम बैलेंस के फॉर्म में उसका फॉर्मूला सेट करते हैं.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, हाँ रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है। तो छोटा सा बता देती हूँ, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें एक नई चीज़ हमको मिलती है और हम उस पूरी प्रक्रिया को पुनः जो पहली वाली स्थिति है उसमें नहीं ला सकते, तो वो सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और जितने भी आपके ये अवस्था में जो परिवर्तन वाले जो चेंजेस है, जो भी फेज चेंजेस होते हैं, ये सब फिजिकल चेंजेस होते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में मैंने चीनी घोल दी, तो मैं इस चीनी पानी में से चीनी एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकती हूँ, ये रिवर्सिबल है, इसको मैं वापस निकाल भी सकती हूँ। और पानी के अंदर चीनी डालने से कुछ नई चीज़ तो नहीं मिली मुझे, है ना, तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, सेम सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो आइस ही, कुछ नया नहीं बन रहा है, ये भी फिजिकल। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, सॉलिड में अगर कोई चीज़ बन जाती है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, लिक्विड से सॉलिड में, ये भी फिजिकल है। मिल्क टर्निंग सार, यानी कि दूध खट्टा पड़ रहा है, तो हमको पता है दूध खट्टा पड़ता है तो क्या बनता है, दही बनता है ना। तो अब दूध और दही दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है, दोनों के केमिकल कंपोजिशन भी अलग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये केमिकल चेंज हो गया क्योंकि हमको एक नई चीज़ मिल गई। अब हम दूध से दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल को हमको प्यूरिफाई करना है, तो पेट्रोल के साथ में और भी बहुत सारे लिक्विड्स होंगे, है ना। जब बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं और उसमें से मुझे मेरा वाला सेपरेट आउट करना है, तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिलेशन में क्या होता है, इस तरीके से पूरा, जैसे ये मैंने इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड्स डाल दिए, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोसेस होता है इसका। ये एक बार और क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें भी समझाया था। तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये पूरी इसका बेस जो होता है बॉइलिंग पॉइंट पे होता है डिफरेंस। तो अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है हमारे लिक्विड्स में, तो हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो इसमें बहुत सारे लिक्विड्स हैं, मुझे मेरा वाला लिक्विड चाहिए, तो हमें यहाँ से हम इसको बर्न करेंगे, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो फटाफट से वेपर के फॉर्म में गर्म होके इधर आ जाएगा, ये कंडेंसर है, यहाँ पे ठंडा होके वापस से लिक्विड के फॉर्म में इधर मुझे मिल जाएगा। तो ये प्यूरिफाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोल को रिफाइन या फिर प्यूरिफाई करने के लिए हम इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हमारे सारे 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे ये। इसी तरीके से अप्रोच करेंगे तो हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खूब पढ़ाई कीजिए एंड थैंक यू सो मच।